नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुखातिब होते हैं मैं और अंकित हमारे एक साप्ताहिक शो को लेकर, जिसे आप सब जानते हैं द रीकैप के नाम से। और द रीकैप की अवधारणा, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, बीते हुए हफ्ते में मार्केट ने, स्टॉक्स ने, इंडाइसेस ने कैसा प्रदर्शन किया, उनके पीछे के क्या लॉजिक्स रहे, उस पर मैं और अंकित मिलकर रिव्यू करते हैं। मैं रहता हूं एक आम निवेशक की भूमिका में और अंकित होते हैं हमेशा अपने जाने पहचाने रिसर्च एनालिस्ट वाले रोल में। तो दोस्तों, बात करेंगे 4 से 7 मार्च का जो हफ्ता रहा है। ये हफ्ता वैसे 2024 वाले साल का 10वां हफ्ता था। तो शुरू करते हैं 10वें हफ्ते का रीकैप रिव्यू। दोस्तों, जैसा कि मुझे समझ में आया, ये हफ्ता स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताया जा सकता। पर अंकित, जैसा मुझे लगता है, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई इस बार फिर हफ्ते के अंत में बनाया। और साथ ही मुझे बैंक निफ्टी भी लीडरशिप पोजीशन में लगा। तो इस हफ्ते को आप अपनी रूपरेखा में कैसे देखते हैं? बिल्कुल शशांक जी, तो ये हफ्ता जैसे था, आपने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया। बैंक निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया लीडरशिप शो करी और निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया। बट अगर आप इस डेटा को ढंग से समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस मार्केट के अंदर हुआ क्या था। मैं आपको बताता हूँ, जैसे निफ्टी के अंदर 0.51% का तेजी देखने को मिली थी, बट इससे पहले हमें अच्छी खासी एक डरावना स्केयर देखने को मिला था। निफ्टी में इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला था, बैंक निफ्टी में इतना नहीं देखने को मिला था, बट आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। मिड कैप के अंदर -0.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स में -2.85%, यानी कि स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, जो कि अगर हम ऐसे देखेंगे ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी को तो वो दिखाई नज़र नहीं आएगा, मतलब वो दिखाई नहीं पड़ेगा। आ जाते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। तो बैंकिंग के अंदर, जैसा कि आपने एकदम सही कहा, बैंक निफ्टी जो है लीडरशिप शो कर रहा था। आपने वही देखा कि पीएसयू बैंक्स ने अच्छा लीड रोल प्ले किया। पीएसयू इंडेक्स जो है वो 3.25% ऊपर बंद हुआ। प्राइवेट बैंक जो है वो 0.6% बंद हुआ। और इसके अलावा जो दो अच्छे सेक्टर्स चल रहे थे वो फार्मा था। फार्मा ने 1.53% अच्छा क्लोज किया और मीडिया जो था वो -3%। ये ओवरऑल इंडेक्सेस में अंदर अगर हम देखें तो ये रूपरेखा देखने को मिली थी। तो अंकित ने बताई रूपरेखा, मार्केट बीते हुए हफ्ते में कैसा रहा, अलग अलग इंडाइसेस ने कैसा परफॉर्म किया। और थोड़ा मैं ऐड ऑन कर दूं अंकित, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि पिछले 3 हफ्ते से अगर हम चर्चा कर रहे हैं हफ्तेवार हफ्ते, फार्मा उसमें बतौर एक सेक्टर कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा वाला एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। बिल्कुल शो कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी शॉर्टकट में, या ये कहते एक समराइज, एक सारांश हमने आपको दिया कि हफ्ते में कैसा प्रदर्शन रहा। अगर मैं डे बाय डे अगर इस पर डिस्कशन करना चाहूँ, हर दिन का रीकैप अगर करना चाहें, इस हफ्ता शुरू हुआ था 4 मार्च से। अंकित, 4 मार्च की अगर मैं चर्चा करूँ अपने दर्शकों से, तो इंडेक्स मुझे साइडवेज नजर आए, मोटा मोटा कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। तो 4 तारीख को मार्केट कैसा रहा, आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल शशांक जी, आपने एकदम सही कहा कि इंडेक्स के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो निफ्टी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। बट बैंक निफ्टी है ना, कंपैरेटिवली निफ्टी को अच्छे से आउट परफॉर्म कर पा रहा था। खुले दोनों ही ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे ही थे, बहुत ज़्यादा गैप डाउन गैप अप वाले बात नहीं थी। बट बैंक निफ्टी ने सेकेंड हाफ के अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप शो करी और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा सेटअप तैयार होने की पूरी संभावनाएं बन गई थी 4 तारीख के अंदर। 4 तारीख को बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा सेटअप बनने की संभावनाएं नजर आई। वहीं 5 तारीख की अगर मैं बात करूं, अगर 5 तारीख की अपनी चर्चा करें, तो एक गैप डाउन मुझे नजर आया। साथ ही साथ में निफ्टी मुझे फ्लैट नजर आई, पर बैंक निफ्टी मुझे आउट परफॉर्म करती हुई शो हुई, प्रतीत हुई। आप 5 तारीख को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एकदम सही कहा शशांक जी आपने। निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हुई थी। इस दिन स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म करना ऑलमोस्ट बंद से हो गए थे। अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर बिल्कुल भी नीरसता वाली बात थी। स्टॉक्स जिस तरह से हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शो कर रहा था हफ्ते दर हफ्ते, वो पिछले दो हफ्ते से हमने देखा था कि स्टॉप होते हुए देखा था। और यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स बहुत हैवी होते हुए, मतलब एकदम क्लियर प्रतीत हो रहा था कि बस एक धक्का लगाने से ये कहीं पे भी गिर सकते हैं। परंतु अगर आप बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने अगेन एक आउट परफॉर्मेंस शो करी। उस दिन नीचे खुलने के बाद में वापस ऊपर चढ़ गया और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी क्लोज दी 5 तारीख के दिन।
5 तारीख को बैंक निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी, हमें वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई। अगर मैं 6 मार्च की चर्चा करूंगा तो मुझे फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दिए, किंतु इसके बावजूद मुझे मैसिव सेल ऑफ नजर आया स्मॉल और मिड कैप के इंडेक्सेस में। बिल्कुल शशांक जी, 6 मार्च का जो दिन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप ऐसे देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको ओवरऑल तो राइज करते हुए दिखेगी, बट जो इसकी पूरी कहानी है ना, ये सेकेंड हाफ की कहानी है, जिसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस शो करके, इनफैक्ट निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई 6 तारीख को भी लगा दिया और बैंक निफ्टी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस शो किया। पर अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें 6 मार्च के दिन, तो फर्स्ट हाफ के दिन हमने देखा स्टॉक्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, जैसा मैं कह रहा था कि 5th को लग रहा था कि स्टॉक्स गिरने वाले हैं, 6th को वो हमें होते हुए देखने को मिला और 6th को स्टॉक्स बहुत जबरदस्त गिरे, निफ्टी भी नीचे गई, बैंक निफ्टी भी नीचे गई, बट निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने कहा बहुत जबरदस्त रिवर्सल लेकर के निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया। इतना गजब का शॉर्ट कवरिंग हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा 6 तारीख को जो मुझे मार्केट लग रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी राइज करते हुए लग रहे थे, हमने जाना कि ऐसा क्यों हुआ। अंकित ने हमें डिटेल में बताया, विस्तार से बताया। मैं 7 मार्च पे अगर दोस्तों बात करूं तो निफ्टी ने अगेन ऑल टाइम हाई बनाया। मैं पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी को हर बार ऑल टाइम हाई बनाते हुए देख रहा हूं, जो कि मुझे भारतीय बाजारों पे एक विश्वास दिलाता है। ये मेरी निजी मत है, एक निवेशक के भांति। तो अगर मैं 7 मार्च की बात करूं अंकित, तो निफ्टी ने फिर से एक अच्छा हाई बनाया, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, पर स्टॉक जो थे वो मुझे रिस्पॉन्ड करते हुए नजर नहीं आए। ऐसा क्या रहा? शशांक जी, एकदम सही बोला आपने कि जैसे निफ्टी है ना, बार बार आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी नीचे आ रहा था, तो उस सेल ऑफ के अंदर आपको वापस नीचे लेवल्स पे बाइंग आने को देखने को मिल रही थी और निफ्टी ने वापस ऑल टाइम हाई बनाया। मैं बता दूं कि FOMC की मीटिंग थी, जो फेडरल रिजर्व है यूएस का, वहां पे गवर्नर ने अपनी मीटिंग रखी थी। उसके अंदर उन्होंने अपने मिनट्स ऑफ द स्पीच में कहा कि वो आने वाले समय के अंदर ब्याज दरों को घटा सकते हैं, बट उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल आप लोगों के लिए दोस्तों साउंड ज़रूर कर सकता है, बट मैं आपको बता दूं एक इसके पीछे की प्रीव्यू कि ब्याज दरें जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और अब उसको वापस नीचे लाने की बात चल रही है। और उसी के अंदर क्या हो रहा है, पूरा जो यूएस का मार्केट था वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा था, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो निफ्टी में भी हमने उसको वही ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखा। बट फिर आ जाते हैं कि स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक्स के अंदर फिर स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर वो मोमेंटम नहीं था। निफ्टी के हाई लगाने के बावजूद भी, बैंक निफ्टी के आउट परफॉर्म करने के बावजूद भी आपने देखा कि स्टॉक्स जो है वो लगभग नीचे ही रहे और बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट ऊपर करके नहीं आ सके। तो दोस्तों, 7 तारीख को क्या रहा, कैसे कैसी घटनाएं हुई, ये अंकित ने बताया विस्तार पूर्वक। तो मोटा मोटा 4 तारीख से 7 तारीख, ये 4 दिनों का जो हफ्ता था, छोटा हफ्ता था, जिसमें एक दिन शिवरात्रि की वजह से मार्केट में छुट्टी थी। तो ये 4 दिनों के एक एक दिन की जो घटनाएं थी, क्यों घटित हुई, उसके पीछे का रिव्यू हमने किया द रीकैप के पहले सेशन में। अगर दूसरे सेशन की तरफ हम बढ़े, क्योंकि आप अगर हमारे नियमित दर्शक हैं तो जानते हैं कि द रीकैप हमारा 2 टुकड़ों में बटा हुआ होता है। पहले में हम समराइज बात करते हैं, साथ ही साथ डे बाय डे हम देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई, उसके पीछे के कारण क्या रहे, वर्ल्ड मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, यूएस मार्केट में क्या रहा, दूसरी जगहों पे क्या क्या चीज़ें हुई, भारतीय मार्केट में क्या क्या रहा, जिस वजह से वो घटनाएं आपके सामने आई। पर दूसरे सोपान पे जब हम चलते हैं, दूसरे सेशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, वो सेशन होता है हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का। जी हाँ, रिपोर्ट कार्ड हमारे रोज सुबह 8:45 पर होने वाले लाइव सेशंस का। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे साथी हमारी टीम जो है रोज सुबह मार्केट 9:15 पे खुलता है, उससे पहले 8:45 पर आपसे लाइव मुखातिब होती है। बहुत सारे स्टॉक्स पे आपसे चर्चा होती है, कई सारी थीम्स वो डिस्कवर करके आपके सामने लेके आते हैं। कई बार सेक्टोरल स्पेसिफिक बातें भी आपके साथ होती है और जाते जाते वो हमारी टीम आपके साथ कुछ स्टॉक डिस्कस करती है। डिस्कशन हमारा एम रहता है कि आपको इंसाइट मिले उस दिन मार्केट में काम करते हुए। हम कोई प्रेडिक्शन आपको नहीं देते हैं, हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हाँ, हमारे साथी आपको अपनी दूरदृष्टि के हिसाब से बताते हैं कि क्या चीज़ें उन्हें कैसी घटित हुई लग रही है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करें या आप उन चीज़ों को ध्यान में रखें, तो उस कारोबारी दिवस में या उस कारोबारी हफ्ते में आप लोग अपने निवेश के साथ जस्टिस कर पाएंगे, आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं रिपोर्ट कार्ड हमारे लाइव सेशंस का। 4 मार्च की बात करूं कि 4 मार्च को आपने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उसमें से मुझे 3 स्टॉक्स याद हैं, जिसमें ग्रेफाइट था, सोलार इंडस्ट्री था और स्पार्क था।
इन तीनों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, जो मुझे याद है उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से इसे थोड़ा डिटेल में बताएं। डेफिनेटली। तो 4 मार्च को हमने शशांक जी ग्रेफाइट के बारे में बात करी थी, उसने 4.8% का रिटर्न दिया। आपने देखा वैसे तो ये स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला हफ्ता रहा, बट उसके बावजूद भी इस ग्रेफाइट के अंदर हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। सोलार इंडस्ट्रीज जो कि एक्चुअली डिफेंस स्पेस से रिलेटेड है, तो डिफेंस स्पेस के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और हम लगातार डिफेंस और कैपिटल गुड्स की बात पिछले 2 सप्ताह से कर रहे थे। तो उसी के अंदर सोलार इंडस्ट्रीज में इस सप्ताह हमें 9.7% का रिटर्न देखने को मिला। और साथ ही साथ में जो हमारी फार्मा की एक थीम थी उसके अंदर सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च जो स्पार्क से नाम से जानी जाती है, उसमें हमें 2% का रिटर्न देखने मिला। शशांक जी आपको बता दूं, वैसे मैंने इस सप्ताह भेल को डिस्कस नहीं किया था, बट 4-5 मार्च के दिन ही हमें भेल के अंदर 14-15% का राइज देखने को मिला था, जो कि हमने पिछले सप्ताह फ्राइडे के दिन डिस्कस किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम जो स्टॉक आपके साथ डिस्कस करते हैं हमारे लाइव सेशन में वो उसी दिन या उसी हफ्ते चलेंगे। हमारा डिस्कशन इसलिए होता है कि आप नज़र बनाए रखें, आप अगर उसमें ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो उस हफ्ते उस दिन या आने वाले हफ्तों में भी आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, पर ये आपके अपने नज़रिए की बात है। आप अपने वित्तीय निवेशक जो सलाहकार जो हैं उनके साथ चर्चा करने के बाद हमारी जो राय है, हमारी जो डिस्कशन है, उसको अमली जामा पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। हमारा प्रयास रहता है कि आपको एक विजन देना, आपको एक इंसाइट देना, ताकि आपको जानकारी रहे। बात करते हैं 5 मार्च की, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा कारोबार कर रही थी, उसके इंडाइसेस ने अच्छे करतब दिखाए थे इस हफ्ते, तो मुझे एक यूनियन बैंक याद आया कि आपने डिस्कस किया था 5 मार्च को, केन्स किया था और ईआई होटल्स डिस्कस किया था, और भी बहुत सारे डिस्कशन आपके रहे थे। तो ये डिस्कशन किस तरफ बैठे, किस तरह की इन्होंने करवट ली, क्या ये पॉजिटिव रहे, क्या ये नेगेटिव रहे, क्या इन्होंने अपने रोल एक्तियार किए, बताएंगे हमें अंकित। तो शशांक जी 5 मार्च को जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनियन बैंक के अंदर 7% का हमें पूरे हफ्ते में रिटर्न देखने को मिला। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जो है वो टोटल 3% चला था, तो यूनियन बैंक के अंदर उसने काफ़ी अच्छी लीड थी। और साथ ही साथ में केन्स टेक्नोलॉजी के मैंने पिछले 3 सप्ताह से मैं बात कर रहा हूँ कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन आए थे, बहुत अच्छे आए थे, बट ये किसी वजह से चल करके वापस रिट्रेस कर पा रहा था। बट इस सप्ताह हमें कुछ 3.4% का रिटर्न इसमें केन्स में भी देखने को मिला। साथ ही साथ में हमने होटल स्पेस से बात करी थी, जिसके अंदर ईआई होटल्स में हमें 5% का रिटर्न देखने को मिला था। बात तो हमने लेमन ट्री की भी करी थी, बट उसके अंदर उस दिन 5 मार्च के दिन हमें 3-4% का रिटर्न देखने को मिला था, बट उसके बाद में अगले दिन जब मंदी आई तो वो गिरने लग गया। ठीक कहा अंकित ने कि इन्होंने होटल सेगमेंट में 2 स्टॉक की बात करी, एक ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, एक सेम डे परफॉर्म करके गया था, पर अगले कारोबारी दिवस में जब मंदी दिखाई दे रही थी तो उसकी सांसें थमती हुई नजर आई। तो ये डिसीजन आपका रहेगा कि हमारे दिए हुए विजन को आप अपने ट्रेडिंग में या अपने निवेश में कैसे फलीभूत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 मार्च की बात करते हैं। चूंकि बैंकिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, इंडियन बैंक मुझे फिर याद आता है और साथ ही मुझे टाटा कंज्यूमर याद आता है। और टाटा कंज्यूमर जब मुझे याद आता है तो मुझे पिछला हफ्ता भी याद आता है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हम टाटा कंज्यूमर पे बात कर चुके हैं। तो जानते हैं अंकित से हमने क्या चर्चाएं की और चर्चाएं कैसे फलीभूत हुई, अंकित बताएं। तो शशांक जी 6 तारीख जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं था, जैसा कि मैंने बताया था अपने शुरुआती भाग के अंदर कि 6 मार्च के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर हमें बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था। बट इसके अंदर से जो लार्ज कैप वाली थीम हमने पिछले 1 हफ्ते से पकड़ रखी है कि लार्ज कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर टाटा कंज्यूमर जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनीज जनरली क्या करती है, वो डिफेंसिव रोल प्ले करती है। तो जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो ये मार्केट के कंपैरिजन में कम गिरती है, और जब वापस मार्केट का माहौल सुधरता है तो ये ज़्यादा अच्छा आउट परफॉर्म करती है। तो उसी के अंदर टाटा कंज्यूमर के अंदर हमें 4.5% का रिटर्न देखने को मिला। एंड इंडियन बैंक जैसे कि आप लोग सब जानते हैं पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक अच्छा परफॉर्म करा था, उसमें 3% की तेजी देखने मिली। टाटा कंज्यूमर और इंडियन बैंक की परफॉर्मेंस को जज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी कारोबारी दिवस गुरुवार को था, 7 मार्च, क्योंकि 4 ही दिन का हफ्ता था। 7 मार्च में आपने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए होंगे, पर मुझे उसमें से टीसीएस याद आता है। आईटी की बात हमारी चल रही थी, तो आप बताएं कि आपने क्या डिस्कशन किया था और उसका रिपोर्ट कार्ड हम कैसे बनाएंगे। तो शशांक जी 7 तारीख के लिए मैंने आईटी की पूरी थीम डिस्कस करी थी, ना ही सिर्फ टीसीएस, मैंने बाकी बल्कि इन्फोसिस, कोफोर्ज और ये सारे विप्रो, ये सारे जो बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स आईटी स्पेस से, मैंने ये सारे डिस्कस करे थे। उसके अंदर हमें टीसीएस के अंदर 1% की उछाल देखने को मिली। एक्चुअली आप जैसे कि मैं आपको कह रहा था
कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, स्टॉक स्पेसिफिक माहौल चल नहीं रहा था और डिफेंसिव्स जो हैं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। डिफेंसिव्स यानी कि आपके एफएमसीजी आ गया, आपके फार्मा इंडस्ट्री आ गया, आपकी आईटी इंडस्ट्री आ गई। तो उसके अंदर से हमने ये थीम पकड़ी थी और टीसीएस के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला उसी दिन, 7 तारीख के दिन, और इस तरह से जो सप्ताह था वो समाप्त हुआ। इस तरह से सप्ताह समाप्त हुआ और आप जान पाएंगे कि आपसे जो भी थीम हम डिस्कस करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे के लॉजिक क्या होते हैं, जो स्टॉक्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं उनके पीछे की आधारभूत सूचनाएं, तंत्र और हमारी रिसर्च क्या होती है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ हर हफ्ते द रीकैप में। अगले हफ्ते मैं और अंकित आपसे मिलेंगे द रीकैप का 11वां संस्करण लेके। और जाते जाते आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी आप हमारे लाइव सेशंस देखते हैं तो वो हमारा डिस्कशन होता है आपको एक दूरदृष्टि देने के लिए, आपको सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए। वो हमारा किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता। तो ये जो मेरी आखिरी लाइन है उसे आप एक डिस्क्लेमर के रूप में ले सकते हैं, परंतु अभी भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमारे लाइव सेशन से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हफ्ते के अंत में आप द रीकैप अवश्य देखें, ताकि आपकी बतौर निवेशक दृष्टि जो है वो दूर तक जाएगी, आप सूचित निर्णय ले पाएंगे। अगले हफ्ते फिर मैं और अंकित आपसे मुखातिब होंगे द रीकैप का 11वां एपिसोड लेकर। तब तक मेरी और अंकित दोनों की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। जय जय हिंद। हिंद।